जब आर्य ने अलीशा की आह सुनी तो वह उसे देखने के लिए मुड़ा। सांझ ने उस पर नारंगी रोशनी की एक परत चढ़ा दी थी। उसकी आंखें जटिल थीं और आर्य वास्तव में इसे समझ नहीं पा रहा था। वह मुस्कुराया, अलीशा, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी सामान्य मुस्कान से बिल्कुल अलग है। हम अभी भी जवान हैं। सांझ चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, बस इसका आनंद लो। अगर हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे। दिन भर में दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, इसलिए आर्य उसके साथ मजाक कर सकता था। अलीशा ने देखा कि आर्य उसे देखकर कैसे मुस्कुरा रहा है और उसका मूड थोड़ा शांत हो गया। वह सांझ को देखती रही लेकिन फिर भी मुस्कुरा नहीं सकी। फिर उसने एक दूर की आवाज़ में कहा, सीनियर भैया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हालांकि आपको किसी को नहीं बताना है, ईशानी को भी नहीं। ये सुनकर आर्य सन्न रह गया। उसने अलीशा को देखा जो ठीक नहीं लग रही थी और कहा, क्या बात है? अलीशा ने आर्य को देखा। अगर आप वादा नहीं करेंगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। आर्य ने चुपचाप अलीशा को देखा। अंततः उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। उसे लगा कि यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अलीशा ने पहले से अलग मुस्कान दिखाई। सांझ की रोशनी में ये काफ़ी उदास लग रही थी। सीनियर भैया, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी रेस है जो स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड के शिखर पर पैदा होती है? जब आर्य ने यह सुना तो वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ये कहेगी। उसने सिर हिलाया और उत्तर दिया, मुझे पता है। ब्रह्मांड में कोई निष्पक्षता नहीं थी। मजबूत और कमजोर जातियां थीं। मानव जाति बस एक साधारण जाति थी, उन जातियों से बिल्कुल अलग जो स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड पर हावी थीं। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध स्टार स्पिरिट रेस ये तारों की रोशनी से पैदा हुई एक जाति थी। जन्म के समय ही वे पहले से ही कॉस्मिक रियलम स्टेट में होते थे और जब वे परिपक्व होते थे तो वे कॉस्मिक लॉर्ड बन जाते थे। ऐसे शक्तिशाली प्राणी केवल एक विचार से मिल्की वे गैलेक्सी को नष्ट कर सकते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे शक्तिशाली प्राणियों को साधारण जातियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे पहले से ही अमर हैं और उन्होंने बहुत सारी जातियों को बनते और नष्ट होते देखा है। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो उन्हें आकर्षित कर सकती हैं। अलीशा फिर कड़वाहट से मुस्कुराए। क्या आप जानते हैं कि कुछ गॉड आर्ट्स ऐसी हैं कि यदि आप उन्हें जागृत करते हैं तो आपके पास उन शीर्ष जातियों के समान प्रतिभा और शक्ति होगी? आर्य ने ये सुना और चौंक गया। ये तो दूर की बात है, वह गॉड आर्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। अलीशा की कड़वी मुस्कान देखकर आर्य को एहसास हुआ कि उसकी छाती किसी कारण से भारी लग रही है। उसने बस इतना कहा, मुझे यह नहीं पता था, लेकिन अलीशा, तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? अलीशा सांझ को देखती रही। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और वह थोड़ी ठंडी लग रही थी, जैसे वह सिहर रही हो। कुछ देर चुप रहने के बाद अलीशा ने आगे कहा, मेरी गॉड आर्ट को सोर्स फ्लेम कहा जाता है। आर्य नहीं बोला। उसके अपने कुछ अनुमान थे। ये गॉड आर्ट्स के उस समूह का एक हिस्सा है कि जब तक आप परिपक्व होते हैं आप ब्रह्मांड की शीर्ष जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आर्य की आंखें सिकुड़ गईं। वास्तव में? उसने अलीशा को देखा। क्या वास्तव में उसके पास इतनी भयानक प्रतिभा है? इस पल अलीशा अचानक आर्य को देखकर मुस्कुराए और हंस पड़ी। हे, सीनियर भैया शायद सोच रहे हैं, इस नादान मुस्कुराती जूनियर स्कूलमेट के पास वास्तव में इतनी भयानक प्रतिभा है। आर्य, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था? आर्य को डराने के बाद अलीशा की आवाज़ फिर से दूर लगी, लेकिन समस्या यह है, मैं मानव जाति में पैदा हुई थी। आर्य ने पूछा, मानव जाति में पैदा होने में क्या गलत है? सोर्स फ्लेम के स्तर पर गॉड आर्ट को जागृत करने के लिए भयानक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अलीशा ने कहा, भविष्य के विकास का तो जिक्र ही नहीं। मानव जाति के पास ऐसी ऊर्जा नहीं है। जैसे ही मैं पैदा हुई मैंने जागृति के संकेत दिखाए। पहले मेरे पूर्वज और बुजुर्गों ने सोचा कि मैं कोई शक्तिशाली गॉड आर्ट जागृत कर रही हूँ। जब मैं 5 साल की थी तो जागृति रुक गई। उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। ये पहली बार था जब आर्य ने उस जैसी खुशमिजाज लड़की को ऐसा भाव प्रदर्शित करते देखा। ऊर्जा की कमी के कारण जागृति विफल रही और एक बैकलैश हुआ। मेरी माँ। अलीशा का शरीर कांप गया और उसने आगे कहा, मेरी माँ ने जागृति वाली सोर्स फ्लेम को दबाने में मदद करने के लिए अपनी लाइफ फ्लेम और आत्मा का आधा हिस्सा मुझमें लगाकर मुझे बचाने की कोशिश की। फिर वह गहरी नींद में चली गईं। इस बीच मेरे पूर्वज और कुछ बुजुर्गों ने यह पता लगाने से पहले कि यह कौन सी गॉड आर्ट थी, काफ़ी जानकारी की खोज की। तो मेरे पूर्वज और बुजुर्ग मुझे जागृति में मदद करने के लिए ऊर्जा खोजने के लिए आकाशगंगा के बाहर चले गए। फेडरेशन के काफ़ी शक्तिशाली प्राणियों ने भी मदद की। उद्धरण चिन्ह ... शायद उन्हें उम्मीद है कि मैं गॉड आर्ट को जागृत कर सकती हूँ और एक शक्तिशाली प्राणी बन सकती हूँ जो मानव जाति की समृद्धि की रक्षा कर सके। मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर आपकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक है। मैंने आखिरी बार अपने पूर्वज को 8 साल पहले देखा था।
अलीशा ने अपने होंठ काटे और कांपते हुए कहा, उस समय मेरे पूर्वज बुरी तरह घायल हो गए थे और लगभग मर गए थे। हालांकि वे होलोसोर्स का एक छोटा टुकड़ा वापस लाए। इसके कारण मैं अब तक जीवित रहने में सक्षम रही। अलीशा को कांपते देख आर्य ने अपनी नई खरीदी हुई चादर निकाली और उसे उड़ा दी। अलीशा ने खुद को चादर में सिकोड़ लिया और आर्य की ओर देखकर मुस्कुराए। हालांकि उसकी मुस्कान ने आर्य को कोई खुशी नहीं दी। उसने आगे कहा, कुछ लोग आह भरते हैं और कहते हैं कि मैं गलत जाति में पैदा हुई हूं। अगर मैं किसी शक्तिशाली जाति में पैदा हुई होती तो मैं ब्रह्मांड में सबसे प्रतिष्ठित प्रोडिजीज में से एक होती। आर्य ने अलीशा को देखा। तो तुम क्या सोचती हो? अलीशा ने दृढ़ता से आर्य को देखा और मुस्कुराए। मैं खुश हूं कि मैं मानव जाति में पैदा हुई हूं। हालांकि ये दूसरों के लिए बहुत अनुचित है। उन्होंने बहुत बलिदान दिया है। मेरी वजह से माँ 12 साल से सो रही हैं। मेरे पिता हर बार सोर्स फ्लेम की जलन को सहते हुए लॉ के बैकलैश को लेने में मेरी मदद करते हैं। मेरे पूर्वज जो लगभग मर गए थे और फेडरेशन के शक्तिशाली प्राणी सभी मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आर्य चुपचाप अलीशा को देख रहा था, जो अपनी उदासी को रोक रही थी और रो नहीं रही थी। अंततः वह मुस्कुराया, अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम मेरे कंधे पर सिर रख सकती हो। केवल इस बार के लिए मुफ्त है। अलीशा ने अपनी आंखें घुमाईं। आप बहुत मतलबी हैं। आप अब मुझे ये कह रहे हैं? आर्य ने जवाब दिया, क्या तुम चाहती हो? अलीशा ने बात नहीं की और बस अपना सिर आर्य के कंधे पर रख दिया। फिर कुछ सिसकियां आईं। फिर रोना धीरे धीरे तेज और तेज होता गया। अलीशा ने आर्य के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया और रो पड़ी। सीनियर भैया, मैं मरना नहीं चाहती। अगर मैं मर गई तो मेरी माँ का क्या होगा? उनकी लाइफ फ्लेम और आत्मा का आधा हिस्सा मेरे शरीर में है। वह मर जाएंगी। अगर मेरी माँ और मैं दोनों चले गए तो मेरे डैड का क्या होगा? और मेरे पूर्वज का क्या होगा? मैंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा है। अलीशा का रोना रात की हवा में दूर तक बह गया। धीरे धीरे सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया। स्वप्निल सांझ का आकाश रात के अंधेरे ने निगल लिया। तुरंत क्षेत्र में केवल अलीशा के रोने की आवाज़ें बची थीं। कोई जितना अधिक जबरदस्ती हंसने की कोशिश करता है, उसकी उदासी उतनी ही गहरी होती है। आर्य ने अपना हाथ बढ़ाया, अलीशा के सिर को थपथपाना चाहता था। हालांकि उसकी हथेली आधे रास्ते में रुक गई। उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया और गहरे हरे रंग की रात को देखते हुए बस अलीशा के रोने को सुनता रहा। कुछ पलों बाद अलीशा रोने से थकी हुई लग रही थी, क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उसे कल सोर्स फ्लेम से बैकलैश का सामना करना पड़ा था और उसका शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। रोने के बाद उसे और भी थकान महसूस हुई। जब अलीशा का रोना पूरी तरह बंद हो गया तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ पलों बाद उसने अचानक ऊपर देखा और अपने आंसू पोंछे। उसने आर्य को अपनी जीभ दिखाए और मुस्कुराए। सीनियर भैया, आपके कंधे के लिए धन्यवाद। मैंने इसे बहुत देर तक अंदर दबाए रखा था। मुझे अब बहुत आराम महसूस हो रहा है। ये सब इसलिए है क्योंकि मुझे आज आपके साथ बहुत मज़ा आया और मैंने राज खोल दिया। आपको ईशानी को यह नहीं बताना चाहिए, नहीं तो उसे निश्चित रूप से बुरा लगेगा। आर्य ने ये सुनकर निशब्द होकर मुस्कुराया। ईशानी कल रात से ही चिंता करने लगी थी, लेकिन उसने अलीशा को ये बताने की योजना नहीं बनाई। आर्य मुस्कुराया, अलीशा, तुमने कहा था कि सोर्स फ्लेम को जागृत करने के लिए तुम्हें ऊर्जा की आवश्यकता है ना? हाँ, लेकिन आवश्यक ऊर्जा का स्तर वास्तव में बहुत अधिक है। यदि ये केवल साधारण ऊर्जा होती तो मानव जाति इसे ढूंढ सकती थी। अलीशा चादर में लिपटी रही और केवल अपना सिर बाहर निकाला। वह जमीन पर लेट गई और रात के आसमान को देखने लगी। आर्य ने अपनी हथेली बढ़ाई और एक हल्का लाल गोला दिखाई दिया। इसने रात के आसमान के नीचे एक नर्म लाल रोशनी उत्सर्जित की। उसने अलीशा को देखा। अलीशा, क्या ये काम करेगा? इसका ऊर्जा स्तर इतना कम नहीं होना चाहिए। आखिरकार यह उसे बॉडी रिफाइनमेंट के लिए एक पूर्ण स्थिति तक पहुंचा सकता था। वह उसकी छोटी शेफ थी। उसे उसके लिए बदले में कुछ करना था। ऐसी लड़की के चेहरे से खुशहाल मुस्कान नहीं खोनी चाहिए। रोना उसके लिए उपयुक्त नहीं था। जिस पल आर्य ने प्रकाश का गोला निकाला, अलीशा तुरंत उछल पड़ी। उसकी नज़र आर्य के लाल प्रकाश के गोले पर टिकी थी। उसकी आंखों की गहराइयों में नीली लपटें टिमटिमा रही थीं। फिर उसने आश्चर्य और खुशी के साथ कहा, सीनियर भैया, यह उपयोगी है। आर्य ने राहत की सांस ली। यह अच्छा था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह ज़्यादा मदद नहीं कर पाता। वह मुस्कुराया और उसे दे दिया। तो इसका इस्तेमाल करो। अलीशा ने आर्य को संकोच से देखा और अपने होंठ काटे। उसने इसे ले लिया, लेकिन कहा, सीनियर भैया, हालांकि यह कोई स्रोत नहीं है और मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन जो ऊर्जा सोर्स फ्लेम को जागृत कर सकती है वह बहुत कीमती है। क्या आप वास्तव में इसे मुझे देने जा रहे हैं? आर्य ने उसे बिना किसी दूसरे विचार के इतनी कीमती ऊर्जा दे दी। इससे उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था।
खट्टे और कड़वेपन की भावना ने उसे घेर लिया। आर्य मुस्कुराया। अलीशा, तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी चीजें पकाई हैं, मैं बस खा नहीं सकता और तुम्हारे सीनियर स्कूलमेट के रूप में भुगतान नहीं कर सकता, है ना? अलीशा ने आर्य को देखा और मुस्कुराए। हालांकि उसका तर्क बहुत मजबूर था, फिर भी उसने इसे स्वीकार करना चुना। उसने लाल गोला लिया, बैठ गई, अपना मुंह खोला और जल्दी से प्रकाश का गोला खा लिया। लगभग तुरंत उसकी त्वचा की सतह पर एक हल्की नीली रोशनी बहने लगी। कोई लपटें बाहर नहीं निकलीं, लेकिन आसपास का तापमान बढ़ गया। बस कुछ ही मिनटों में अलीशा ने अपनी आंखें खोलीं। उसका पीला चेहरा अब थोड़ा लाल था। आर्य ने उसे देखा और पूछा, कैसा रहा? अलीशा बेबसी से मुस्कुराए। यह उपयोगी था, लेकिन ऊर्जा बहुत कम थी। मैंने थोड़ा जागृत किया है और बैकलैश में देरी की है। माफ़ करना सीनियर भैया, ये बहुत कीमती था। इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाती, उसने अविश्वास से आर्य को देखा क्योंकि उसके हाथ में एक और प्रकाश का गोला दिखाई दिया। आर्य मुस्कुराया और बोला, चलो जारी रखें। चूंकि यह उपयोगी था, वह इस जूनियर स्कूलमेट को बचाने वाला था। अलीशा की आंखें चमक उठीं जब उसने आर्य को जटिल भावों के साथ देखा। ये देखकर कि उसकी आंखें दृढ़ थीं, उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और उसे फिर से खा लिया। कुछ मिनट बाद, जारी रखें। कुछ और मिनटों के बाद, फिर से ... कुछ घंटों बाद, गहरी हरी रात घने अंधेरे में बदल गई थी। तारे रात के आकाश में टिमटिमा रहे थे और चांदी की रोशनी बरसा रहे थे। अलीशा ने लगभग 50 प्रकाश के गोलों का उपयोग किया था, लेकिन आर्य के पास इनमें से कुछ हजार थे। आखिरकार वे सफ़ेद खरगोशों से गिरे थे। वे बस बहुत अधिक थे। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं, तो अलीशा मुस्कुराए। सीनियर भैया, आज के लिए इतना काफ़ी है। आर्य ने पलकें झपकाईं और उलझन महसूस की। इतनी जल्दी? तुम्हारी गॉडआर्ट एल जागृत हो गई है। अलीशा की मुस्कान एक पल के लिए जम गई, फिर उसने अपना सिर हिलाया। यह इतना तेज नहीं है। जागृति एक प्रक्रिया है। यह उस ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए जो मैंने 5 साल की उम्र में इस्तेमाल की थी। जागृति अभी शुरू हुई है। फिर वह आर्य की ओर मुस्कुराए और बोली, लेकिन फिर भी बैकलैश में कम से कम 1 साल की देरी हुई है। आर्य ने अपनी ठुड्डी को छुआ। तो इसका मतलब है कि तुम्हें एक दिन में 50 का उपयोग करने की आवश्यकता है। ये ठीक है, मैं तुम्हें हर दिन और दूंगा। अलीशा का शरीर कांप गया। उसने हाँफते हुए आर्य से पूछा, सीनियर भैया, आपके पास और हैं? आर्य मुस्कुराया। ये पहली गॉड आर्ट है जिसे मैंने जागृत किया है। मैं हर दिन इतनी ऊर्जा पैदा कर सकता हूँ। अभी ये कुछ समय के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अलीशा ने ये सुना और अपने होंठ काटे। उसकी आंखों में आंसू थे। उद्धरण चिन्ह ... सीनियर भैया, मैं एक अथाह गड्ढा हूँ। मैं केवल आपको पीछे खींचूंगी। सीनियर भैया उसके लिए इतने अच्छे क्यों थे? यह उचित नहीं था। डैड भी ऐसे ही थे, माँ भी ऐसी ही थीं, पूर्वज भी ऐसे ही थे, शक्तिशाली इंसान भी ऐसे ही थे। यह उचित नहीं था। आर्य ने भारी मन वाली अलीशा को नीचे देखा और कहा, अलीशा, मेरी आंखों में देखो और बताओ, क्या तुम ये चाहती हो? क्या तुम जीना चाहती हो? अलीशा ने ये सुना और सन रह गई। फिर उसने नीचे देखा। कुछ पलों बाद ही उसने ऊपर देखा और आर्य की आंखों में दृढ़ता के साथ देखा। हाँ, मैं चाहती हूँ। अच्छा, तो बाकी मुझ पर छोड़ दो। आर्य मुस्कुराया। चांदी की तारों वाली रोशनी के नीचे अलीशा ने आर्य की मुस्कान को देखा। धीरे धीरे उसने फिर से वही जीवंत मुस्कान दिखाई। वह उठी और आर्य के पास गई और बोली, सीनियर भैया, मेरा नाम अलीशा हेफेस्ट है। मैं आज 17 साल की हो गई हूँ और मेरे शौक खाना बनाना और पियानो बजाना है। मुझे कड़वी चीज़ें नापसंद हैं और मैं दर्द, अंधेरे और अकेले रहने से डरती हूँ। जिस चीज़ में मैं सबसे अच्छी हूँ वह है मुस्कुराना। मेरा सबसे बड़ा सपना अपने परिवार के साथ खुशी से रहना और उस दयालुता को वापस करना है जो हर किसी ने मुझे दिखाई है। घास के लॉन पर अलीशा ने गहराई से आर्य को देखा जब उसने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। अंततः उसने आर्य को देखा और कहा, अब मेरे पास सीनियर भैया से छिपाने के लिए कोई रहस्य नहीं है। आर्य ने अपना मुंह खोला। रात की हवा बह रही थी और उसकी खुशबू और घास की गंध को उसकी नाक में ले जा रही थी। आर्य सन रह गया। उसे नहीं पता था कि इस पल क्या कहना है। चांदनी के नीचे अलीशा ने देखा कि आर्य कितना हैरान था और उसकी आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराए और फिर से उसके पास बैठ गई और बोली, मुझे अचानक कुछ एहसास हुआ। मौजूदा मैं एक पालतू जानवर की तरह हूँ। मुझे सीनियर भैया द्वारा हर दिन प्रकाश के गोले खिलाने की ज़रूरत है। आर्य का मुंह हैंट गया। उसने अजीब तरह से कहा, अलीशा, ऐसा मत कहो। किसी कारण से जब उसने ऐसा कहा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पालतू जानवर थोड़ा अजीब लगता है। वह मुस्कुराया। अलीशा, बस मेरे लिए और खाना बनाना, वही काफ़ी मुआवजा होगा। अलीशा मुड़ी और मुस्कुराए। उस स्थिति में मैं सीनियर भैया की निजी रसोइया बनूंगी। आर्य की आंखें चमक उठीं। सच में, हर दिन स्वादिष्ट भोजन करना।
इससे बेहतर क्या हो सकता है? कुछ नहीं। आर्य को इतना खुश देखकर अलीशा मुस्कुराए और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सच में। इस पल एक आकृति अचानक उन दोनों के बगल में दिखाई दी। उसका एक हैंडसम चेहरा था जो बेहद सख्त था। आर्य ने सुनहरे बालों वाले उस आदमी को देखा जो अचानक प्रकट हुआ और चौंक गया। ओह शिट, क्या वह भूत है? अलीशा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब अलीशा के पिता ने देखा कि उनकी बेटी कितनी शर्मिंदा थी तो उनका मुंह हैंग गया। ओह माय, अगर मैं नहीं आता तो क्या वह खुद को सौंप देती? नहीं, क्या वह अब लगभग ऐसा करने ही वाली थी? उन्हें अचानक लगा कि उनकी प्यारी छोटी बेटी उन्हें छोड़कर जा रही है। इस पल उन्हें आखिरकार वही महसूस हुआ जो विक्रम महसूस कर रहे थे। आर्य उठा और मुस्कुराया। नमस्ते अंकल। अलीशा के पिता ने सिर हिलाया। उनकी आंखें चमक उठी जब उन्होंने आर्य को अपने चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। आर्य, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें आर्य कहूंगा। आर्य उलझन में था लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह एक शक्तिशाली स्टार स्टेट प्राणी था। उसके पैर पकड़ना सबसे अच्छा था। फिर आर्य और अलीशा और भी हैरान रह गए क्योंकि इस स्टार स्टेट बॉस ने अपनी सीधी पीठ झुकाई और आर्य को नमन किया। आर्य इससे बचना चाहता था। क्या मजाक है? भले ही वह एक साधारण व्यक्ति था, वह फिर भी अलीशा का पिता था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? फिर भी आर्य ने पाया कि उसका शरीर अपनी जगह पर बंद था। वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। अलीशा के पिता की ईमानदार आवाज़ गूंजी, हिलो मत, तुम इसके हकदार हो। आदित्य के 2 सबसे बड़े खजाने तुमने बचाए हैं। तुम इस नमन के हकदार हो। अलीशा की आंखें चमक उठी जब उसने अपने पिता और फिर अपने सीनियर स्कूलमेट को देखा। उसने अपना मुंह ढक लिया और चिंतन में चली गई। वह अपने पिता की किंवदंतियां सुनते हुए बड़ी हुई थी। उसके पिता आदित्य 300 साल पहले पेल फ्लेम यंग ड्यूक बने थे। 200 वर्षों में उन्होंने मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट और प्लेनेटरी स्टेट को तोड़ दिया और 100 साल पहले एक स्टार स्टेट प्राणी बन गए। फिर उन्होंने लोगों की नज़रों से ओझल होना चुना। आखिरकार प्लेनेटरी लेवल से ऊपर के लोगों के लिए कल्टीवेशन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण थी। उन प्राणियों के बजाय राजनीति संभालने वाले अन्य लोग होंगे। वह उसके सीनियर स्कूलमेट के समान स्तर के एक प्रोडिजी थे। जब उसके पिता ने 100 साल पहले स्टार स्टेट में प्रवेश किया था तो उन्होंने एविल शैडो रेस के 3 स्टार लेवल प्राणियों के सामने भी अपनी पीठ नहीं झुकाई थी जिन्होंने उन पर मिलकर हमला किया था। उन्होंने भारी चोटों के जोखिम पर उन सभी को मार डाला। फिर भी उन्होंने उसके और उसकी मां के लिए आर्य के सामने झुकना चुना। आर्य ने इस झुकते हुए स्टार स्टेट प्राणी को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। यह एक ऐसा पिता था जिसने अपनी बेटी के लिए लॉ का बैकलैश लिया और 12 साल तक सोर्स फ्लेम की जलन को सहन किया। आर्य को लगा कि भले ही आदित्य एक शक्तिशाली प्राणी न हो, वे एक सम्मानजनक व्यक्ति थे। हालांकि आर्य को उम्मीद नहीं थी कि आदित्य यहाँ आएंगे। उसने अजीब तरह से इस आदमी को देखा। उसने पूरे समय अलीशा का पीछा नहीं किया, है ना? आर्य का मुंह हैंग गया। क्या यह आदमी स्टॉकर है? एक पल बाद आदित्य ने अपनी पीठ सीधी की और गंभीरता से कहा, आर्य, तुम एक प्रोडिजी हो और तुम निश्चित रूप से भविष्य में मानव जाति का एक सहायक स्तंभ बनोगे। मैं कुछ चीज़ों के साथ सीधा रहूंगा। तुमने अपनी गॉड आर्ट के माध्यम से जो ऊर्जा पैदा की है वह मानव जाति के लिए प्रोडिजीज को कल्टिवेट करने में बहुत प्रभावी होगी। यदि तुम्हारे पास अतिरिक्त है तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अन्य प्रोडिजीज को दे सकते हो। मैं उच्च अधिकारियों से तुम्हारी ऊर्जा के बदले अन्य चीज़ों का उपयोग करने के लिए कहूँगा। चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने के साथ मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। आर्य ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मेरी गॉड आर्ट का स्तर अभी भी कम है, इसलिए मेरे पास कोई अतिरिक्त नहीं है। जब मेरे पास होगा तो मैं इसे अन्य प्रोडिजीज को दे दूंगा। वह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में अजेय नहीं था, वह किसी भी समय फट सकता था। और उसे पहले अपनी शक्ति बढ़ाने की भी आवश्यकता थी। ऐसा करने के लिए उसे उच्च स्तर के जानवरों को मारना होगा। उसे ईशानियल और अलीशा के लिए निम्न स्तरों को भी बचाने की आवश्यकता थी। आदित्य को खेद महसूस हुआ। अगर और होता तो ये प्रोडिजीज को कल्टिवेट करने में बहुत मददगार होता, लेकिन अब अलीशा पहले आती थी, बेशक। फिर उन्होंने आर्य को एक जटिल नज़र से देखा। सच कहूं तो मुझे उम्मीद है कि तुम एक सुरक्षित वातावरण में बढ़ सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि तुम शायद खुद ऐसा नहीं चाहोगे। यहाँ तक कि प्रोडिजीज को भी रक्त और अग्नि द्वारा परीक्षण के बिना सफलता प्राप्त करना मुश्किल लगता है। मानव जाति की मौजूदा पीक लेवल फाइटिंग शक्तियों में से एक और एक पिछले यंग ड्यूक के रूप में आदित्य इसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने गंभीरता से आर्य को देखा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे केवल उम्मीद है कि तुम जीवित रहने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाओगे। ये देखकर आर्य ने वास्तव में सिर हिलाया। मैं करूँगा। आदित्य मुस्कुराए और आर्य के कंधे को थपथपाया। इसके अलावा तुमने वास्तव में अलीशा को बचाया।
अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ करूं तो बस मुझे बताओ। अगर यह मेरी क्षमताओं के भीतर है तो मैं करूंगा। फिर वे रुके और सतर्कता के साथ आर्य को देखा। अलीशा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में मत सोचना। आर्य, ओह माय, क्या हर पिता अपनी बेटियों पर नियंत्रण रखने वाला होता है? अलीशा का चेहरा लाल हो गया। उसने आदित्य की पीठ थपथपाई और चिल्लाई, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? वह बहुत शर्मिंदा थी। आदित्य अजीब तरह से हंसे। मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। आर्य मुस्कुराया और बोला, चून की अंकल, ग्रह नीलम पर हैं, कृपया मेरे जाने के बाद मेरे परिवार की रक्षा करें। आदित्य सन रह गए जब उन्होंने आर्य को नर्म नज़र से देखा। अपने परिवार को महत्व देना सम्मानजनक था। उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया। मेरे यहाँ होने के साथ तुम्हारा परिवार निश्चित रूप से सुरक्षित है। यह एक स्टार स्टेट प्राणी का वादा था। एक वादा 1000 वादों के बराबर था। आदित्य का वादा पाने के बाद आर्य आश्वस्त महसूस कर रहा था। आखिरकार उसके माता पिता सिर्फ आम लोग थे जबकि वह अब एक यंग ड्यूक उम्मीदवार था। वह वास्तव में चिंतित था कि अन्य जातियों के जासूस परेशानी खड़ा करेंगे। लेकिन अब उसके पास अलीशा के पिता थे जो एक स्टार स्टेट प्राणी थे। अलीशा की समस्या को हल करने के बाद बहुत देर हो चुकी थी। आर्य ने उन दोनों को अलविदा कहा और घर की ओर आसमान में उड़ गया। आदित्य और अलीशा ने आर्य को रात के आसमान में गायब होते देखा। कुछ पलों बाद आदित्य ने आह भरी, आर्य वास्तव में अच्छा है। अलीशा मुस्कुराए और सिर हिलाया, बेशक, सीनियर भैया सबसे अच्छे हैं। आदित्य ने देखा कि अलीशा कितनी खुश थी और उनका मुंह हेंट गया। उन्होंने पहले जो हुआ उसके बारे में सोचा और अपनी छाती पकड़ ली। उनके दिल में दर्द हो रहा था। उन्होंने मन बना लिया कि अलीशा के सामने कभी आर्य की तारीफ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने अलीशा के सिर को रगड़ा और धीरे से बोले, बस इतना मायने रखता है कि तुम ठीक हो। जब अलीशा ने यह सुना तो उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपने होंठ काटे और आदित्य की बाहों में रोना शुरू कर दिया। कुछ बातें थीं जो अलीशा अपने पिता को नहीं बता सकती थी। वह इसे बहुत लंबे समय से दबाए हुए थी। अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ... आर्य धीरे धीरे हवेली के बगीचे में उतरा। ये देखते हुए कि कैसे सभी लाइटें बंद थीं, आर्य ने अपनी ठुड्डी को छुआ। उसके माता पिता और अन्य लोग शायद सो रहे थे। उसने अपनी चाबी निकाली और अंदर चला गया। अचानक उसका शरीर जम गया। अंधेरे लिविंग रूम में सोफे पर एक आकृति बैठी थी। सितारों की रोशनी का उपयोग करते हुए आंखों की एक जोड़ी घबराहट से आर्य को घूर रही थी। आर्य अजीब तरह से हंसा, आहा, ईशानी, इतनी देर हो गई है और तुम सो नहीं रही हो। ईशानी ने सीधे आर्य को घूरा और मुस्कुराए, मैं भैया का इंतजार कर रही थी। आप कहाँ गए थे? आप इतनी देर से वापस क्यों आए? जब वह अलीशा के साथ पिकनिक मनाने गया था तो आर्य ने घर पर एक संदेश भेजा था कि वह रात के खाने के लिए वापस नहीं आएगा। लेकिन अलीशा को ठीक करने के लिए वह अब तक व्यस्त था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशानी सोएगी नहीं और इसके बजाय यहाँ उसका इंतजार करना चुनेगी। वह बच्चा नहीं था, क्या वह खो जाता? हालांकि आर्य ने फिर भी कहा, मैं सुबह सैर के लिए गया था लेकिन फिर मुझे अलीशा मिल गई, इसलिए मैं देर से वापस आया। जहां तक बात है कि क्या हुआ तो अलीशा से पूछ सकती हो। अलीशा की गॉड आर्ट के बारे में उसने ईशानी को नहीं बताने का वादा किया था। जहां तक अन्य चीज़ों की बात है उसने ईशानी से झूठ बोलने की योजना नहीं बनाई। ईशानी ने यह सुना और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब वह स्कूल गई और पाया कि अलीशा ने बीमारी की छुट्टी ली है तो उसने चिंता से अलीशा को एक संदेश भेजा। हालांकि अलीशा ने जवाब दिया कि वह इस आदमी के साथ थी। वह पूरी तरह से सन रह गई थी। ये दोनों इतने करीब कब हो गए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका पत्ता शायद साफ हो जाएगा। ईशानी को थोड़ा कड़वा और खट्टा महसूस हुआ। एक वह थी जिसे वह पसंद करती थी और दूसरी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। चीजें ऐसी कैसे हो गईं? क्या उसे अभी आर्य के सामने सीधे तौर पर अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए? यह आदमी उसके बारे में क्या सोचता था? ईशानी बहुत उलझन में थी। इस पल आर्य को अचानक कुछ सूझा। वैसे ईशानी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ईशानी ने ऊपर देखा। यह क्या है? आर्य मुस्कुराया और एल्डरलिन द्वारा दी गई स्टोरेज रिंग निकाली। ये स्टोरेज रिंग तुम्हारे लिए है। उसने पहले ही अंदर की सामग्री को अपनी रिंग में स्थानांतरित कर दिया था। अब अंदर 2000 प्रकाश के गोले थे। ये काफी समय के लिए पर्याप्त था। ईशानी ने स्टोरेज रिंग को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर एक हल्की लाली चमक उठी क्योंकि वह मौके पर ही सन रह गई। एक पल बाद उसने धीरे से कहा, एक अंगूठी। आर्य मुस्कुराया, हाँ, एक स्टोरेज रिंग। अंदर तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए प्रकाश के गोले हैं। जब तुम उनका उपयोग कर लो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें और दूंगा। ईशानी ने वाक्य का पिछला भाग नहीं सुना। उसने बस इतना सुना कि आर्य उसे एक अंगूठी देने वाला है। उसकी आंखें थोड़ी स्वप्निल और उत्सुक हो गईं। उसकी कड़वाहट बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी।
उसने स्टोरेज रिंग ली और इसे सावधानी से अपनी दाहिनी अनामिका उंगली पर पहन लिया। उसने स्टोरेज रिंग को देखा और बहुत धीरे से कहा, धन्यवाद भैया, ईशानी इसे संजोकर रखेगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए आर्य की ओर देखा। उसकी मुस्कान चांदनी के नीचे लगभग चमक रही थी। आर्य ने याद दिलाया, अंदर के छोटे प्रकाश के गोलों के बारे में मत भूलना। ये देखकर कि वह कितनी उत्साहित थी, वह वास्तव में डर गया था कि वह कल्टीवेशन के बारे में भूल सकती है। मुझे पता है, ईशानी बहुत खुश महसूस कर रही थी। मैं पहले ऊपर जाती हूँ, आप भी जल्दी आराम करें भैया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था लेकिन ईशानी ने ध्यान भी नहीं दिया। अंत में वह अपने बिस्तर पर कूद गई और खिलखिलाते हुए खुद को अंदर दफन कर लिया। लिविंग रूम में आर्य ने ईशानी की प्रतिक्रिया को अजीब तरह से देखा और सोचा। उसकी प्रतिक्रिया वास्तव में अजीब थी। क्या उसे मुझ पर क्रश है? लेकिन आर्य यकीन नहीं कर सकता था। क्या होगा अगर यह जीवन की 3 सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक हो? क्या उसे पूछने का अवसर खोजना चाहिए? यदि नहीं, तो ईशानी कितनी काले दिल वाली थी, उसके पैर शायद चले जाएंगे। ये सोचकर आर्य को अचानक अपने पैर में चुभन महसूस हुई। ओह माय, हम देखेंगे। आर्य ने सिर हिलाया और अपने कमरे में लौट आया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से कंबल निकाला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे एक जानी पहचानी खुशबू आई। वह उलझन में था लेकिन जल्दी से महसूस किया कि उसने अलीशा को इससे ढका था। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे इसे धोना चाहिए? ... अंततः आर्य इसे धोने के लिए ले गया। ये घास से गंदा था, उसने खुद से कहा। इस पछतावे की भावना को लेकर आर्य अपने कमरे में लौट आया और बैठ गया। उसने जवानी की परेशानियों को दूर कर दिया और पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश किया। मुझे कल्टीवेशन पसंद है, कल्टीवेशन मुझे खुश करता है। परिचित घास और परिचित गंध। उसकी त्वचा को छूने वाली हवा भी बेहद जानी पहचानी थी। आर्य ने धीरे धीरे जवानी की परेशानियों को नज़रअंदाज किया क्योंकि उसकी आंखें ठंडी हो गईं। आर्य जंगलर ऑनलाइन है। आज आर्य अपने जंगलिंग में विशेष रूप से आश्वस्त था। आज का वह कल वाला वह नहीं था। उसके हवा के नियंत्रण ने एक नए स्तर पर पहुंच गया था और उसने अग्नि तत्व गॉडार्ट भी सीख ली थी। कल की तुलना में वह बहुत अधिक शक्तिशाली था। उसने अपनी विंड गॉडार्ट को सक्रिय किया और शिकार की तलाश शुरू कर दी। कुछ पलों बाद ही उसकी आंखें चमक उठी जब वह बाईं ओर दौड़ा। ... उसके पिछले स्थान से 1 किलोमीटर दूर आर्य ने एक विशाल हरे भेड़िए को घास में धूप सेंकते हुए देखा। हवा उसके पूरे शरीर पर बह रही थी क्योंकि उसका हरा फर ऊपर नीचे हो रहा था। फिर वह अचानक उठा और सतर्कता से आर्य को घूरने लगा। उसकी आंखों में खूंखार चीख देखी जा सकती थी। उसने अपना शरीर नीचे किया और आर्य पर धीमी गुर्राहट निकाली। आर्य की आंखें ठंडी हो गईं। उसके शरीर पर क्रिस्टल रोशनी चमकी और फिर हरी रोशनी बाहर निकली। अंततः दोनों रंग कम हो गए। वह भी सीखी हुई फ्लेम गॉड आर्ट का उपयोग नहीं करना चाहता था। वह देखना चाहता था कि उसकी विंड गॉड आर्ट में कितना सुधार हुआ है। आदमी और भेड़िया एक दूसरे को घूरते हुए कुछ 100 मीटर अलग खड़े थे। जब हल्की हवा फिर से गुजरी तो आदमी और भेड़िया एक ही समय पर गायब हो गए। गड़गड़ाहट। हवा में लगभग 10 मीटर ऊपर एक ही समय पर एक भारी धड़ाम की आवाज़ हुई। आदमी और भेड़िए के टकराव ने एक भयानक वायु लहर और विंड ब्लेड्स पैदा किए जिन्होंने घास और धरती को फाड़ दिया। आर्य उत्साह में मुस्कुराया। ये बराबरी पर था। उसका थोड़ा सा ऊपरी हाथ भी था। कल वह केवल ये वादा कर सकता था कि वह घायल नहीं होगा। हालांकि आज उसने अपनी विंड गॉड आर्ट में एक सफलता हासिल की और युद्ध शक्ति में वृद्धि ने उसे पूर्ण शक्ति टकराव में विशाल हरे भेड़िए को थोड़ा हराने की अनुमति दी। आर्य ने अनुमान लगाया कि उसकी वर्तमान शक्ति एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 6 के आसपास थी। केवल एक दिन में उसकी युद्ध शक्ति एक स्तर बढ़ गई। आर्य को बहुत अच्छा लगा। हरे भेड़िए ने अपना मुंह खोला और अपने बर्फीले नुकीले दांत दिखाए। उसने जानलेवा नज़र से आर्य को घूरा। फिर आदमी और भेड़िया एक बार फिर गायब हो गए। बस कुछ ही सेकंड में वे 1 किलोमीटर के दायरे में 10 से अधिक बार टकराए। इस छोटी सी जगह में विंड ब्लेड्स और वायु लहरें ही एकमात्र चीजें थीं जिन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। किरच। एक सुपर विशाल खरगोश कांपते हुए 2 बॉस को लड़ते हुए देख रहा था, बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि वह बदकिस्मत था और एक विंड ब्लेड द्वारा आधा काट दिया गया। फिर उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया जिससे 3 हल्के लाल गोले दिखाई दिए। गड़गड़ाहट। एक और भयानक टकराव के बाद प्रभावकारी बल ने आदमी और भेड़िए को कुछ 100 मीटर पीछे हटने के लिए मजबूर किया। वे अस्त व्यस्त घास के मैदान पर उतरे और एक दूसरे को ठंडेपन से देखा। आर्य के कपड़े थोड़े फटे हुए थे जबकि हरे भेड़िए के मुलायम और सुंदर फर पर कुछ गंजे धब्बे थे। एक अनजान बाहरी व्यक्ति को लगा होगा कि उसे कोई त्वचा रोग है। आर्य ने गहरी सांस ली। हालांकि उसकी शक्ति बढ़ गई थी, फिर भी हरे भेड़िए को आसानी से मारना मुश्किल था।
उसके शरीर के चारों ओर हरी रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। अंततः एक लाल रोशनी चमकी और उसके शरीर के चारों ओर लपटें उठीं। लपटें उसके चारों ओर घूमने लगीं, जिससे वह लपटों के देवता जैसा लग रहा था। आर्य की आंखों की गहराइयों में एक चिंगारी जल उठी क्योंकि वह बस मुस्कुराया। चूंकि वायु तत्व काम नहीं आया, चलो अग्नि तत्व आजमाते हैं। पास का तापमान बढ़ गया क्योंकि चिंगारियां जमीन पर गिरीं और जलने लगीं। आग फैलने लगी। आर्य का मुंह हैंट गया। वह घास में आग नहीं लगाने वाला था, है ना? लेकिन स्पष्ट रूप से उसने बहुत अधिक चिंता की थी। कुछ पलों बाद लपटें कमजोर हो गईं और केवल दसियों मीटर तक फैलीं। ऐसा लग रहा था कि कोई जादुई ताकत इसे रोक रही है। जब विशाल हरे भेड़िए ने देखा कि आर्य लपटों में घिरा हुआ है, तो वह आधा कदम पीछे हट गया। उसकी फ्लेम गॉड आर्ट लाल शेर से आई थी और लाल शेर हरे भेड़िए से ज्यादा मजबूत था, इसलिए उसकी सतर्कता। आर्य अपने हाथ ऊपर लाया क्योंकि उसके शरीर पर जल रही सारी आग उसकी हथेलियों में जमा हो गई। अंततः आर्य के हाथों में 2 बास्केटबॉल के आकार के घूमते हुए आग के गोले दिखाई दिए। आग के गोलों के अंदर ज्वालामुखी जैसे लग रहे थे जो बहुत लंबे समय से निष्क्रिय थे और अपनी ऊर्जा विस्फोट करने के लिए तैयार थे। आर्य की आंखों में आग चमक उठी क्योंकि उसने विशाल हरे भेड़िए पर अपने हाथ लहराए। 2 आग के गोले एक लाल धारा में बदल गए जो तुरंत हरे भेड़िए की ओर उड़ गए। हरा भेड़िया दहाड़ा और उसके गायब होने से पहले उसके शरीर पर हरी रोशनी चमकी। गड़गड़ाहट। लाल रोशनी चमकी क्योंकि लपटें फैल गईं। आग की लहर 100 मीटर तक बह गई, जिससे जली हुई घास और 2 गहरी खायां पीछे रह गईं। आर्य ने विशाल हरे भेड़िए को देखा जो उसके दाईं ओर दिखाई दिया था। उसके पंजों से तेज विंड ब्लेड्स निकलते देख उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी से मुक्का मारा जो लपटों से उमड़ रहा था। गड़गड़ाहट। मुट्ठी और पंजा टकराए। लाल और हरी रोशनी चमकी। लपटें और विंड ब्लेड्स हर जगह उड़ गए। आदमी और भेड़िया एक बार फिर समान रूप से मेल खा रहे थे। हालांकि आर्य मुस्कुराया। इस पल विशाल हरे भेड़िए का हवा पर नियंत्रण अचानक एक पल के लिए रुक गया। वायु तत्व पर उसकी महारत विशाल हरे भेड़िए के बराबर थी। हालांकि वह भेड़िए की हवा को नियंत्रित नहीं कर सकता था, फिर भी वह कुछ अराजकता पैदा कर सकता था। ये केवल एक पल था, लेकिन यह अत्यधिक घातक था। आर्य की ज्वलंत मुट्ठी ने हरे भेड़िए के डिफेंस को तोड़ दिया और उसके विशाल शरीर से टकरा गई। हड्डियों के चटकने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। विशाल हरे भेड़िए को तुरंत उड़ते हुए मारा गया और लपटें उसके मुलायम हरे फर पर जलती रहीं। आर्य की आंखें ठंडी हो गईं। लाल रोशनी कम हो गई क्योंकि एक हरी रोशनी फूट पड़ी। उसने अपनी हवा के नियंत्रण का पूरी शक्ति से उपयोग किया और तुरंत उड़ते हुए हरे भेड़िए के ऊपर दिखाई दिया। उसने भेड़िए के मुलायम पेट पर कदम रखा और उसे नीचे जमीन पर पटक दिया। गड़गड़ाहट। दहाड़। विशाल हरे भेड़िए को एक खाई में फेंक दिया गया। उसने कराहते हुए अंगों के साथ मिश्रित खून का एक घूंट थूका। अंततः जमीन पर गिरने से पहले उसने तीव्रता से संघर्ष किया। आर्य हरे भेड़िए से उतरा और देखा कि 5 हल्के लाल गोले, एक विंड क्रिस्टल बॉल और एक हल्का बैंगनी गोला दिखाई दिया। आर्य मुस्कुराया और खुशी खुशी गोले ले लिए। वह उत्साहित था। वह पहले जैसा नहीं था। वह भेड़िए के वायु तत्व को कम करने के लिए अपनी विंड गॉड आर्ट का उपयोग कर सकता था, फिर अपनी फ्लेम गॉड आर्ट का उपयोग कर सकता था। इस तरह हरे भेड़िए को मारना बहुत आसान था। ये हैक्स का उपयोग करने और किसी को लॉग ऑफ करने के लिए मजबूर करने जैसा था, जबकि आप खुद उन पर हमला करने में सक्षम थे। हालांकि यह हैक केवल वायु तत्व के विशाल हरे भेड़ियों के खिलाफ प्रभावी था, शायद लाल शेरों के खिलाफ भी। हालांकि अगर वह उन्हें मिला नहीं सका, तो यह उसकी शक्ति को इतना नहीं बढ़ाएगा। उसके पास बस एक और आक्रामक साधन था। आर्य ने भौहें सिकोड़ीं। उसने प्यारे खरगोशों की एक गुफा उधार लेने और अपनी विंड और फ्लेम गॉड आर्ट्स को मिलाने का अभ्यास करने की योजना बनाई। शेड्यूल व्यवस्थित करने के बाद आर्य ने खरगोश के बिलों की खोज शुरू कर दी। जब से वह मजबूत हुआ था, वह लंबे समय से उन खरगोशों के बिलों में नहीं गया था। बस बात यह थी कि जब भी वह उनसे मिलता, वह उन्हें परलोक भेज देता था। ... ऐसा लग रहा था कि अपराध बोध की भावना थी और उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर वह भविष्य में खाली रहा, तो उसे खरगोशों के साथ और खेलने जाना होगा। कुछ पलों बाद आर्य की आंखें धीरे धीरे दयालु हो गईं। वह उस जगह से गायब हो गया और 100 मीटर दूर दिखाई दिया। उसके सामने 1.5 मीटर के व्यास वाली एक गुफा थी। आर्य परिचित गुफा के प्रवेश द्वार पर चिल्लाया और फिर अंदर झुक गया। ये घर जाने जैसा लग रहा था। आज ऐसा लग रहा था कि खरगोशों ने अभी तक अपना घर नहीं छोड़ा था। आर्य बस उस अंधेरी सुरंग से बाहर आया और फिर कुछ 100 प्यारे खरगोशों ने एक ही समय पर ऊपर देखा। अंधेरे में उनकी लाल आंखें चमक उठीं, जो खूंखार लग रही थीं। फिर खरगोशों ने जमीन पर कदम रखा और आर्य पर हमला कर दिया। आक्रमणकारी, मरो! आर्य ने हमलावर खरगोशों को देखा और मुस्कुराया।
वास्तव में वे उतने ही मेहमाननवाज थे जब उसने पहली बार पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश किया था। चूंकि वे इतने उत्साही थे इसलिए वह उन्हें और आग भेजेगा। फिर आर्य की आंखों के नीचे एक लौ जलने लगी, हवा शुष्क हो गई और उसके हाथों पर 2 सॉकर बॉल के आकार की लपटें उठ गईं। खरगोशों ने हवा से घातक खतरे को महसूस किया, लेकिन वे खुद को आर्य पर हमला करने से नहीं रोक सके। वे केवल हवा में अपने पैरों को चिंता से हाथापाई कर सकते थे। आर्य मुस्कुराया और 2 आग के गोले खरगोशों के बीच फेंक दिए। गड़गड़ाहट, एक बड़ी आवाज आई और लाल लपटें गुफा में भर गईं। गर्मी की लहर सुरंग से बाहर निकली और गुफा के अंदर एक धधकता हुआ नर्क लग रहा था। जब लपटें शांत हुईं तो एक भुना हुआ खरगोश आर्य के सामने गिरा। आर्य ने उस पर एक नज़र डाली और अपनी लार निगल ली। ओह माय! भुना हुआ खरगोश वास्तव में अच्छा महक रहा है। आर्य की आंखें चमक रही थीं। ठीक जब उसने उन्हें उठाने और मांस चखने की योजना बनाई, खरगोश धीरे धीरे धूल में बदल गए और प्रकाश के गोलों का एक ढेर छोड़ गए। आर्य ने इसे देखा और उसका दिल दुख गया। ओह माय! सारे भुने हुए खरगोश उड़ गए। उसने इतने लंबे समय से खरगोशों को नहीं चखा था। आखिरकार ये पृथ्वी नहीं है, यहाँ कोई खरगोश नहीं थे। एक भारतीय खाने वाले के रूप में वह भारतीय खाना भी नहीं खा सकता था। ये कितना दुखद था। आर्य ने निराशा के साथ प्रकाश के गोले उठाए। ये ईशानी और अलीशा के लिए थे। फिर वह खाली गुफा में चला गया और अपनी विंड और फायर एलिमेंट गॉडार्ड को मिलाने का अभ्यास करने लगा। आर्य का चेहरा गंभीर था। उसने अपने हाथ खोले। उसके बाएं हाथ पर एक हल्की लाल चिंगारी जली जबकि उसके दाहिने हाथ में हरे रंग की हवा का झोंका घूम रहा था। आर्य ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग लौ और हवा को स्थिर करने के लिए किया जबकि दोनों को करीब लाया। जिस पल वे करीब आए, लौ ऐसे चमकी जैसे कि वह बाहर जाने वाली हो जबकि हवा बिखरने के करीब लग रही थी। आर्य की बाईं आंख लौ की रोशनी से चमकी और उसकी दाहिनी आंख हरी रोशनी से चमकी। उसके माथे पर थोड़ा पसीना आ गया। फिर उसने सावधानी से दोनों को मिलाने के लिए दोनों को नियंत्रित किया। एलिमेंटल कण साधारण परमाणु कणों से अलग थे। वे परमाणु कणों को प्रभावित कर सकते थे लेकिन परमाणु कणों से प्रभावित नहीं होंगे। उसी समय दोनों के बीच कुछ संबंध था। हालांकि संतुलन को नियंत्रित करना कठिन था। आर्य की गॉड आर्ट हवा और अग्नि तत्वों को नियंत्रित करना थी। यह एक प्राकृतिक क्षमता की तरह थी, लेकिन दोनों के लिए एक साथ हाथ में हाथ डालकर चलने के लिए समय की आवश्यकता थी। उसने दोनों को ढकने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का विस्तार किया, जिससे लाल और हरा धीरे धीरे मिल गया। धड़ाम! अचानक एक भारी आवाज आई। कमजोर लौ और हवा उसके हाथ से गायब हो गई। आर्य का मुंह हैंट गया। ओह माय! वह फिर असफल हो गया। ये सबसे सरल तरीका था। कल रात वह युवा और अनुभवहीन था। उसने मिलाने के लिए बवंडर और लौ का उपयोग किया और परिणामस्वरूप लौ की लहर ने उसके कंबल जला दिए। विस्फोटों की पिछली श्रृंखला के बाद उसने कठिनाई को कम करना जारी रखा, हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। फिर से उसे अग्नि और वायु तत्वों को हाथ में हाथ डालकर चलने देना चाहिए। वे उसकी तरह सिंगल नहीं हो सकते। हवा और लपटें फिर से दिखाई दी और आर्य ने एक बार फिर अपना अभ्यास शुरू किया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! एक दिन और रात बीत गए और खरगोश की गुफा में अजीब आवाजें आती रहीं। आवाज हर अब और तब आती थी। इसमें एक लय भी थी। अचानक गुफा से एक बड़ी हंसी का धमाका गूंज उठा। हा 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 हा, मैं वास्तव में एक प्रोडिजी हूँ। मैं सफल हो गया। गुफा में आर्य 75 किलो के बच्चे की तरह हंसा। उसके दाहिने हाथ पर चिंगारी हवा का एक कमजोर झोंका ले गई। हवा घूमी और चिंगारी बड़ी हो गई। अग्नि और वायु तत्वों के बीच संतुलन था। आर्य ने अपने होंठ उठाए और अपने काम को देखा। यह आसान नहीं था, लेकिन अंततः वे हाथ में हाथ डालकर चले। आर्य भावुक हो गया। एक पल के लिए इसका स्वाद लेने के बाद आर्य ने अपना मूड ठीक किया और एक बार फिर अभ्यास शुरू किया। पहली सफलता के साथ उसने धीरे धीरे शक्ति बढ़ाई और सम्मलन बहुत कठिन नहीं था। वह तब तक जारी रखेगा जब तक उसकी मानसिक शक्ति इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। काफी सारे बैंगनी गोलों का उपयोग करने के कारण आर्य की मानसिक शक्ति कमजोर नहीं थी। कम से कम यह अब उसकी गॉड आर्ट को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त थी। फिर आर्य ने इसे एक बड़ी लौ और एक छोटे बवंडर में बदलना शुरू कर दिया। चूंकि उसने कम कठिनाई को पास कर लिया था, इसलिए वह मध्यम कठिनाई को आजमाएगा। आर्य ने अपनी सांस को शांत किया और अपनी नज़रों को केंद्रित किया। उसकी मानसिक शक्ति उभरी जब उसने दोनों को करीब लाया। गड़गड़ाहट! जैसे ही दोनों ने छुआ, एक बड़ा विस्फोट हुआ। लाल और हरी रोशनी चमकी। हवा ने आर्य के शरीर को घेर लिया जब उसने लौ की लहर और हवा को दूर धकेल दिया। उसका मुंह हैंट गया। ये वास्तव में पहले की तुलना में बहुत कठिन था, लेकिन एक दृढ़ व्यक्ति के रूप में आर्य आसानी से कैसे हार मान सकता था। इस प्रकार खरगोश की गुफा से एक और अजीब आवाज आई। ये पहले की तुलना में बहुत तेज थी। आर्य अपने शोध में डूबा हुआ था।
जब उसकी मानसिक शक्ति का उपयोग हो जाता तो वह आराम करता, और जब वह ठीक हो जाती तो वह जारी रखता। एक और दिन और रात बीत गए। जब दूसरे दिन का सूरज धीरे धीरे उगा तो आर्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह अपने कमरे में लौट आया, इससे पहले कि उसकी हवा और लौ अंतरंग संपर्क में आ सकें। उसने यह महसूस करने से पहले अपनी उलझन भरी पलकें झपकाईं कि उसने पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में 2 दिन बिताए थे। आर्य ने राहत की सांस ली। 2 दिनों तक खरगोश की गुफा में अभ्यास करना थोड़ा थका देने वाला था। उसने अपना सिर रगड़ा जो दुख रहा था। गोलियां लेने का समय आ गया था। फिर एक हल्का बैंगनी गोला उसके मानसिक डायमेंशन से गायब हो गया क्योंकि एक स्पष्ट सनसनी उसके सिर में प्रवेश कर गई। उसी समय उसका दिमाग साफ हो गया। आर्य बिस्तर पर लेटा और अपने चारों ओर कंबल लपेट लिया। अब अलीशा की खुशबू नहीं थी। कितनी जटिल भावना है। आर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हर सम्मेलन को याद किया। वह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रकाश के गोलों का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए जैसे ही वह बाहर आया उसने ठीक होने के लिए बैंगनी गोले का उपयोग किया। हर सम्मेलन उसके दिमाग में फिर से चलाया गया। हजारों असफलताएं थीं, लेकिन उनमें से हर एक एक अनुभव था। असफलता सफलता की जननी थी। ये सही था। जब उसने पर्याप्त गलतियां की थीं और हर तरह की गलती को याद किया था और फिर से वही गलती न करने का वादा किया था तो सफल न होना कठिन था। लेकिन चतुर आर्य के रूप में वह बैंगनी गोलों का उपयोग करने के बाद पुरानी गलतियों के आधार पर नई गलतियां निकालने में सक्षम था। समय धीरे धीरे बहता गया। उसने कुछ हजार प्रयोगों को संशोधित करने के लिए एक पूरी रात ली और आर्य ने 6 बैंगनी गोलों का उपयोग किया। उसने लाल शेरों के सभी बैंगनी गोलों का उपयोग किया और 2 विशाल हरे भेड़ियों के प्रकाश के गोलों का उपयोग किया। आर्य ने महसूस किया कि उसकी मानसिक शक्ति एक और स्तर बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि कोई परिवर्तन पनप रहा था। दिन उज्ज्वल हो रहा था और कुछ अजीब पक्षी चहक रहे थे। थोड़ी नमी लिए हुए सुबह की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। आर्य ने अपनी आंखें खोलीं, जो लाल और हरे रंग से चमक रही थीं। बिस्तर से उठने के बाद आर्य ने जम्हाई ली, अपना सिर खुजलाया और अपनी पीठ तानी। फिर वह धीरे धीरे बाथरूम की ओर चल दिया। ठीक जब वह दरवाजा खोलने वाला था, दरवाजा अंदर से खुला और ईशानी बाहर आ गई। उसने अपना ढीला खरगोश वाला पजामा पहन रखा था। स्पष्ट रूप से उसने अभी स्नान किया था। बॉडी रिफाइनमेंट के दौरान ये बहुत सामान्य था। कभी कभी आर्य सिर्फ सुबह 1 से अधिक बार धोता था। वह लगभग इसका आदी हो गया था। ये सोचकर आर्य को अचानक नहाने का मन हुआ। उसने ईशानी के खरगोश वाले पजामे पर एक नज़र डाली और उसका मुंह हैंग गया। खरगोशों को देखकर वह कुछ करने से खुद को रोक नहीं सका। जब ईशानी ने दरवाजे पर आर्य को देखा तो वह एक पल के लिए रुक गई और उसका चेहरा लाल हो गया। आर्य की नज़र को भांपने के बाद उसकी आंखें चमक उठी जब वह मुस्कुराए। भैया, क्या आपको एहसास है कि आपकी मौजूदा नज़र ऐसी लग रही है जैसे आप अपनी बहन के साथ कुछ मानसिक करना चाहते हैं? आर्य ने ये सुना और उसका मुंह हैंग गया। उसने कहा, बकवास, अगर मैं मर भी जाऊं, अगर मुझे कोई ब्रह्मांडीय जानवर खा भी ले, तो भी मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई अजीब विचार नहीं होंगे। ईशानी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सच में, मुझे याद है प्राचीन अतीत में ऐसी चीजें होती थीं। आर्य का चेहरा बदल गया। तुम 2000 साल पहले की कहानियां जानती हो। ये हद से बाहर है। ईशानी ने मुस्कान के साथ कहा, अंदर जाए भैया। आपको ईशानी के अंडरवियर के साथ कुछ भी बुरा करने की अनुमति नहीं है। आर्य का मुंह हैंग गया। उद्धरण चिन्ह ... केवल एक भूत ही ऐसा करेगा। क्या वह वास्तव में उसे मनोरोगी मानती थी? ईशानी ने उसे देखा। सच में, ऐसा लगता है कि भैया जानते हैं कि बुरा क्या है। आर्य, क्या मजाक है? मासूम वह कैसे जान सकता था? वह बस सहज रूप से ईशानी की बातों के खिलाफ बहस करना चाहता था। आर्य के चेहरे को सख्त देखकर ईशानी मुस्कुराई जब वह आर्य के पास से गुजरी। फिर उससे दूर मुंह करके उसने सफ़ेद अंगूठी को महसूस किया और मुस्कुराए। आर्य अंदर गया और चारों ओर देखा। कोई अंडरवियर नहीं था। उसका मुंह हैंग गया। ईशानी ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। उसने अपना सिर हिलाया और नीचे जाने से पहले खुद को साफ किया। उसने पाया कि ईशानी ने पहले ही कल्टिवेशन शुरू कर दिया था। आर्य को अंदर आते देख ईशानी रुक गई और आर्य को देखकर मुस्कुराए। भैया, क्या आपने ईशानी के अंडरवियर ढूंढने की कोशिश की? आर्य, वह निश्चित रूप से शैतान थी। वह बात नहीं करना चाहता था। ये देखकर ईशानी मुस्कुराए और विषय बदल दिया। भैया, क्या आप ईशानी को कुछ सुझाव दे सकते हैं? मुझे लगता है कि मेरी मार्शल तकनीक में एक सफलता होने वाली है। आर्य ने ये सुना और चौंक गया। उसने ईशानी को आश्चर्य से देखा और सिर हिलाया। ठीक है, यदि मूलभूत मार्शल तकनीक पूर्णता तक पहुंच जाती है तो ये शक्ति को काफ़ी बढ़ावा देगी। आर्य ईशानी के लिए खुश था। दोनों ने अभ्यास शुरू किया। ईशानी ने हमला किया और आर्य ने बचाव किया। हर बार जब ईशानी कोई कमी दिखाती तो वह लापरवाही से उसे इंगित करता और वहां टैप करता।
धीरे धीरे ईशानी के हमले और अधिक धारा प्रवाह होते गए। उसकी पाम तकनीक और मूवमेंट तकनीक में बहुत अच्छा प्रवाह था। कुछ पलों बाद ईशानी अचानक रुक गई और बस अपनी पाम तकनीक का अभ्यास करने लगी। उसकी हथेली पर एक काली ची उमड़ पड़ी। धीरे धीरे उसके शरीर की सतह पर और अधिक काली धुंध दिखाई देने लगी। इसने ईशानी को ऐसे घेर लिया जैसे वह कोई रहस्यमयी डायन हो। आर्य चुपचाप देखता रहा और मुस्कुराया। उसने सफलता प्राप्त कर ली। 1 घंटे बाद ईशानी ने आखिरकार अभ्यास करना बंद कर दिया। उसकी आंखों में कुछ उत्साह था। उसने ऊपर आर्य को देखा। भैया, ईशानी ने सफलता प्राप्त कर ली। अब क्या वह उसके थोड़ा करीब थी? आर्य ने सिर हिलाया। ये सही है। फिर वह लापरवाही से मुस्कुराया। ईशानी, ये सब मेरी वजह से है। वह 1 महीने से हर सुबह उसके साथ अभ्यास कर रहा था। वह बहुत थका देने वाला था। उसे कुछ लाभ मिलने चाहिए, है ना? ईशानी ने ये सुना और उसकी आंखें चमक उठीं। वह आर्य को देखकर मुस्कुराए। तो भैया क्या चाहते हैं कि ईशानी कैसे चुकाए? आर्य ने नीचे देखा और सोचा, क्या अब उससे रिकॉर्डिंग हटाने के लिए कहना संभव होगा? वह उसका काला इतिहास था। ये बहुत शर्मनाक था। ठीक जब आर्य ने फिर से कोशिश करने का फैसला किया, बाहर से परिचित खुशमिजाज आवाज़ सुनाई दी। ईशानी, ईशानी, क्या तुम उठ गई हो? मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाने आई हूँ। आर्य और ईशानी ने एक दूसरे को देखा। यह आवाज़ अलीशा की थी, है ना? वह यहाँ क्यों थी? इस पल सुनीता की आवाज़ सुनाई दी, अलीशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशानी ट्रेनिंग ग्राउंड में है, जाओ उसे ढूंढो। फिर अलीशा ने जवाब दिया, धन्यवाद आंटी, मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। ट्रेनिंग ग्राउंड के दरवाजे खुले और नीले बालों वाली जीवंत युवती अंदर चली आई। जिस पल उसने आर्य और ईशानी को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और फिर वह ईशानी की ओर दौड़ी और उसे गले लगा लिया। ईशानी, मैं तुम्हें साथ स्कूल ले जाने आई हूँ। फिर उसने आर्य को देखा और हाथ हिलाया। गुड मॉर्निंग सीनियर भैया, जूनियर स्कूलमेट यहाँ रिपोर्ट कर रही है। आर्य ने दोनों को देखा और उसका मुंह हैंग गया। वह जानता था कि वे करीब थे, लेकिन उन्हें उसके सामने इस तरह गले मिलने की जरूरत नहीं थी। ईशानी ने बेबसी से आह भरी और अलीशा की बाँह से खुद को छुड़ाया। अलीशा, तुम यहाँ कैसे आईं? अलीशा खिलखिलाए और अपनी सपाट छाती उठाए और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहने आ गई हूँ। आर्य, ईशानी दोनों बदहवासी से अलीशा को देखने लगे। यह क्या था? उनके घर के बगल में रहने आ गई। क्या ये कल रात ही नहीं हुआ था? उनके भाव देखकर अलीशा मुस्कुराए। पिताजी ने यहाँ घर खरीदने के लिए 10 गुना कीमत चुकाए। आर्य, ईशानी, ओह माय, 10 गुना, यह अमानवीय था। ये कैसी दौलत थी? वे इस तरह पैसा कैसे खर्च कर सकते थे? अलीशा को मुस्कुराते देख आर्य का मुंह हैंग गया। क्या यह अमीर लोगों की खुशी थी? लेकिन इसके बारे में सोचते हुए आदित्य एक स्टार लेवल प्राणी थे। वे निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये समझ में आता था कि वे अमीर थे। अलीशा ने आर्य को देखा। क्या सीनियर भैया का पिताजी के साथ कोई समझौता नहीं था? मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ईशानी के साथ रह सकती हूँ, इसलिए मैंने पिताजी को यहाँ आने के लिए मना लिया। ईशानी ने ये सुना और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कोमल मुस्कान दिखाई जब उसने आर्य को देखा। भैया, ये कैसा समझौता है? उसे नहीं लगा था कि उसके भाई का स्टार लेवल प्राणी से कोई संबंध होगा। एकमात्र कनेक्शन अलीशा होगी। इससे उसे परवाह होगी। आर्य मुस्कुराया और बोला, मैंने बस अंकल से पिता, माँ और तुम्हारी रक्षा करने में मदद करने के लिए कहा था। ईशानी ने शब्द सुने और थोड़ा हिचकिचाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि समझौता ऐसा था। उसने भौहें सिकुड़ीं। एक स्टार लेवल प्राणी अंगरक्षक बनने के लिए कैसे सहमत हो सकता है? अलीशा मुस्कुराए और समझाया, यह मेरी वजह से है ईशानी। फिर अलीशा ने उसे बताया कि कैसे आर्य ने उसे बचाया। आखिरकार उसने ईशानी को पहले नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि ईशानी चिंता करे। उसने पूरे दिन आर्य के साथ खेलने के कारण अपनी भावनाओं को ढीला छोड़ दिया और जो कुछ उसने इतने लंबे समय से अपने अंदर रखा था उसे आर्य को बता दिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आर्य के पास इसे हल करने का कोई तरीका है। शायद ये किस्मत थी। ये सोचकर अलीशा ने आर्य की ओर देखा। सीनियर भैया उसके रक्षक थे। अब उसकी स्थिति केवल बेहतर और बेहतर होगी। उसे अब इसे ईशानी से छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। ईशानी ने जटिल आंखों से चुपचाप सुना। ईशानी ने सोचा था कि अलीशा बस एक साधारण लड़की थी। जब अलीशा ने खुलासा किया कि उसके पिता एक स्टार लेवल प्राणी थे, तो उसके अपने अनुमान थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें ऐसी होंगी। उसने 5 साल की उम्र से उस दबाव से निपटना शुरू कर दिया था। ये बहुत कठिन रहा होगा। अलीशा की उज्ज्वल मुस्कान देखकर ईशानी को लगा कि वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाएगी। वह लगातार उस तरह की मुस्कान बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी। उसने सिर हिलाया। तो बात यह है, भैया ने तुम्हें बचाया। वह और क्या कह सकती थी? अलीशा उसकी एकमात्र करीबी दोस्त थी। आर्य ने अलीशा को बचाया। बेशक वह खुश थी।
लेकिन ये स्क्रिप्ट सही नहीं लग रही थी। अलीशा का उसके भाई पर पहले से ही अच्छा प्रभाव था। अब इस आदमी की आंखों को देखकर ईशानी को लगा कि चीजें अच्छी नहीं हैं। उसे इससे कैसे निपटना चाहिए? ये क्यों हुआ? पहली बार कोई ऐसा था जिसे वह पसंद करती थी। पहली बार उसकी एक करीबी दोस्त थी। क्या दोनों के संयुक्त परिणाम से अधिक खुशी नहीं होनी चाहिए? चीजें ऐसी क्यों हो गईं? कितना कष्टप्रद है। ये सब आर्य की गलती है। ईशानी बहुत चिढ़ गई थी और उसने आर्य को देखा। आर्य थोड़ा हतप्रभ था। ये कैसी नज़र थी? उसने क्या किया? ये सुनकर अलीशा मुस्कुराई। हाँ, सीनियर भैया ने मुझे बचाया। यह एक सपने जैसा था। फिर उसने फिर से ईशानी को गले लगा लिया। हे, ईशानी और सीनियर भैया वास्तव में भाई बहन हैं। ईशानी मेरे दिल में उतरी और सीनियर भैया ने मेरी जान बचाई। ये बहुत भाग्यशाली है कि मैं तुम लोगों से मिली। ईशानी की आंखें चमक उठीं जब वह मुस्कुराए और बोली, अलीशा, हम वास्तव में सगे भाई बहन नहीं हैं। ये सुनकर अलीशा समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। फिर उसने अपनी आंखें और मुंह चौड़ा कर लिया और दोनों को सदमे में देखा। ईशानी, तुम लोग सगे भाई बहन नहीं हो। उसने आर्य को देखा। क्या वास्तव में ऐसा है सीनियर भैया? आर्य मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपनी ओर इशारा किया। सच में, मैं ही था जिसे गोद लिया गया था। चूंकि ईशानी ने इसे छिपाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने भी नहीं। ईशानी ने अलीशा की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज किया और जारी रखा, वैसे इस आदमी ने मुझे अजीब नज़र से देखा जब मैं आज सुबह शौवर से निकली। कितना मनोरोगी भाई है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्य को लगा कि अलीशा की नज़र अजीब हो गई है। उसका मुंह हेंट गया और उसने विरोध किया, मुझे लगता है कि मेरी नज़र बहुत मासूम थी। ये स्पष्ट रूप से खरगोश वाले पजामे की गलती थी। क्या अलीशा के सामने उसके बारे में ऐसा कहना वास्तव में उचित था? आर्य को लगा कि अलीशा की नज़रों में उसकी छवि पूरी तरह से ढह गई है। अलीशा ने अजीब आर्य को देखा और फिर ईशानी को, जिसकी आंखें चमक रही थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ अलग देखा। इस पर अलीशा ने कहा, ईशानी, चलो पहले चलते हैं। हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। ईशानी मुस्कुराए और अपने लंबे बाल झटकते हुए सिर हिलाया। फिर अलीशा ने आर्य को हाथ हिलाया। सीनियर भैया, मैं आज रात आपके लिए खाना बनाऊंगी, अलविदा। ईशानी का शरीर जम गया जब वह आर्य को और भी कोमलता से देखकर मुस्कुराए। फिर दोनों चले गए। दोनों को देखते हुए आर्य को लगा कि किसी कारण से कुछ ठीक नहीं था। क्या यह एक गलतफहमी थी? आर्य ने इस पर और विचार नहीं किया। वह आज रात के खाने का इंतजार कर रहा था। अलीशा वास्तव में अच्छी थी। उसने कल रात ही कहा था कि वह उसके लिए खाना बनाएगी, और अब वह यहाँ है। ईशानी और अलीशा के जाने के बाद आर्य ने फिर से कल्टीवेशन शुरू किया। एक रात के संशोधन के बाद गॉड को मिलाना बहुत आसान था। कई बार ऐसा हुआ कि वह सफलता की सीमा पर था। हालांकि उस सीमा का मतलब अभी भी विफलता था। कल्टीवेशन की एक सुबह में आर्य ने विफलता का काफ़ी अनुभव जमा कर लिया था। उसने लापरवाही से कुछ नाश्ता किया और फिर अभ्यास जारी रखने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। 2 घंटे से अधिक समय के बाद कल्टीवेशन समाप्त हो गया। आर्य ने कल रात मारे गए विशाल हरे भेड़िए से मिले विंड क्रिस्टल बॉल का उपयोग विंड गॉड सीखते रहने के लिए किया। फिर उसने अपने शरीर और स्पिरिट फोर्स को कल्टीवेट करने के लिए हल्के लाल गोलों का उपयोग करना शुरू कर दिया। कल्टीवेशन के दौरान समय तेजी से बीत गया और धीरे धीरे रात हो गई। आर्य ने अपने शरीर में क्रिस्टल रंग के साथ साथ उमड़ती हुई स्पिरिट फोर्स को महसूस किया और मुस्कुराया। वह हर दिन सुधार कर रहा था। उसे इस तरह का जीवन पसंद था। ये बहुत अच्छा था। वह बिस्तर से नीचे उतरा और बाहर देखने से पहले अपनी पीठ तानी। सुनहरी धूप लगभग रात के अंधेरे से निगल ली गई थी। आर्य ने अपना सिर खुजलाया। ऐसा लग रहा था कि आज उसने बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर लिया है। क्या उन्होंने रात का खाना खा लिया था? वह वास्तव में अलीशा के व्यंजन खाना चाहता था। वह बाहर निकला और नीचे चला गया। आर्य ने आश्चर्य के साथ पाया कि आदित्य सोफे पर विक्रम के साथ बातें कर रहे थे। भाई आदित्य, मैं आपको बताता हूँ, ईशानी बचपन से ही समझदार रही है। उसके ग्रेड वास्तव में अच्छे हैं। मैंने कभी उसकी चिंता नहीं की। भाई विक्रम, मैं आपको बताता हूँ, मेरी अलीशा मेरा बहुत ख्याल रखती है। उसने पूरे मन से मेरा सारा खाना बनाना सीखा। वह इतनी अच्छी है कि मुझे शर्माती है। हाँ, अलीशा बहुत सुंदर है। एक डैड के रूप में मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि बहुत से लोग उसे पसंद करेंगे। हाँ, अलीशा बहुत प्यारी है। ऐसा लगता है कि स्कूल में पहले से ही बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं। आर्य ने देखा कि ये दोनों अपनी बेटियों की तारीफ करते रहे। बेवकूफ़, वह हंसना भी चाहता था। वे कितने साल के थे? क्या वे और अधिक परिपक्व नहीं हो सकते? वे बेटियों की तुलना कर रहे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अलीशा के डैड उसके डैड के साथ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाएंगे। वे दोनों बेटियों पर नियंत्रण रखने वाले सनकी थे। उसने रसोई की दिशा में देखा।
दरवाजा बंद था। ऐसा लग रहा था कि माँ और अलीशा अंदर थीं। वह सोच रहा था कि क्या अलीशा वहाँ थी। उसने सोफे पर बैठे दोनों पर एक नज़र डाली और उसका मुंह हिल गया। उसने उनके बगल में बैठने से मना कर दिया। वे अपनी बेटियों की जिस तरह तारीफ कर रहे थे उससे वह शर्मिंदगी से मर रहा था। इस पल आदित्य ने आर्य को देखा और मुस्कान के साथ कहा, आर्य, तुमने कल्टीवेशन पूरा कर लिया। आदित्य आर्य को काफ़ी पसंद करते थे। उसकी प्रतिभा और चरित्र महान थे। वह मेहनती भी था। बेशक अलीशा के बारे में कोई समझौता नहीं था। विक्रम ने पहले आर्य को नोटिस नहीं किया था। वे मुड़े और मुस्कुराए। आओ आर्य, यहाँ बैठो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा स्टार लेवल के प्राणी के साथ इतना परिचित होगा। इससे उन्हें काफ़ी गर्व हुआ। दोनों को बुलाते देख आर्य केवल वहां जा सकता था। वह आदित्य को देखकर मुस्कुराया। अंकल, इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद। आदित्य के बगल में होने से वह अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा था। आदित्य मुस्कुराए, ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें अब अपने घर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मानव जाति को तुम्हारे जैसे युवा प्रोडिजी की ज़रूरत है। इस पल विक्रम ने आर्य को देखा और फिर आदित्य को। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्हें एक बेहतरीन विचार आया। उन्होंने ताली बजाई। भाई आदित्य, अलीशा वास्तव में एक अच्छी बच्ची है। वह समझदार, अच्छी दिखने वाली और एक अच्छी रसोइया है। आदित्य की आंखें तुरंत चमक उठीं जब उन्होंने विक्रम को संतोष के साथ देखा। ओहो, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है। तुम्हारी नज़रें तो हैं। आदित्य ने बहुत अच्छा और गर्व महसूस किया। हालांकि ठीक इसी पल विक्रम ने कहा, भाई आदित्य, मेरा आर्य भी बहुत अच्छा है ना। मैं डींग नहीं मार रहा हूँ। वह प्रतिभाशाली, हैंडसम और मेहनती है। उसमें कोई बुरी आदत नहीं है और उसमें बहुत क्षमता है। हालांकि मैं आपकी तुलना नहीं कर सकता। भाई आदित्य, क्या आपको नहीं लगता कि वह अलीशा के साथ रहने की कोशिश कर सकता है? अगर आर्य अलीशा के साथ होता तो वे निश्चिंत हो सकते थे। वे अलीशा को भी काफ़ी पसंद करते थे। वह वास्तव में एक प्रोडिजी था। आर्य, उसने इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। उसके डैड उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए इस हद तक चले गए। आदित्य, ओह शिट, कोई आश्चर्य नहीं कि विक्रम अचानक बदल गए। एक साजिश थी। वह मूल रूप से आज रात घर पर खाने की योजना बना रहा था, लेकिन अलीशा ने कहा कि वह आर्य इस बच्चे के लिए खाना बनाना चाहती थी, इसलिए वह आया। वह ऐसी चीज़ों के लिए कैसे सहमत हो सकता था? क्या वह सपना देख रहा है? वह मुस्कुराया और बोला, भाई विक्रम, अलीशा अभी बहुत छोटी है। ऐसी बातों के बारे में बात करने से पहले 100 साल इंतज़ार करो। फिर उसने आराम से कहा, भाई विक्रम, आर्य की प्रतिभा उत्कृष्ट है। आपको उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम का मुंह हैंग गया। उसके लिए गर्लफ्रेंड न मिलने की चिंता कौन कर रहा था? उन्हें बस लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी लाडली बेटी छिन जाएगी। लेकिन चूंकि आदित्य का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वे मजबूर नहीं कर सकते थे। हालांकि आदित्य कल्पना से कहीं अधिक मिलनसार था, लेकिन उनके बीच का अंतर अभी भी था। उन्हें इसे धीरे धीरे प्लान करने की ज़रूरत थी। तीनों ने लापरवाही से बातें की और जल्द ही रसोई के दरवाजे खुले। हवा में एक तीव्र सुगंध तैर गई। इससे आर्य की आंखें चमक उठीं। सुनीता, ईशानी और अलीशा चमकता हुआ भोजन लेकर बाहर आईं। सुनीता ने सोफे पर बैठे तीनों को देखा और बुलाया, आओ खाना खाओ। रात के खाने के बाद आदित्य ने आर्य को देखा। आर्य, मेरे साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में चलो। तुम्हारे युद्ध के मैदान में जाने से पहले 1 महीना बाकी है। इस 1 महीने के दौरान मैं तुम्हें सिखाने के लिए सुबह और रात आऊँगा। उस तरह तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। आखिरकार आर्य अलीशा की सुरक्षा से जुड़ा था। फिर उसने अलीशा और ईशानी को देखा। तुम दोनों भी आओ। चूंकि अलीशा की गॉड आर्ट बैकलैश का समाधान हो गया है, तुम कल्टीवेशन शुरू कर सकती हो। ईशानी के पास आर्य की ऊर्जा की आपूर्ति है। तुम्हारी सभी क्षमताएं बहुत बड़ी हैं। मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा। अलीशा ने ये सुना और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मैं आखिरकार कल्टीवेशन कर सकती हूँ। सोर्स फ्लेम गॉड आर्ट के बैकलैश के कारण उसका कल्टीवेशन मार्शल वॉरियर लेवल 1 पर रुका हुआ था। अब वह आखिरकार कल्टीवेशन कर सकती थी। वह मजबूत होने वाली थी और उन सभी को वापस चुकाने वाली थी जिन्होंने उसके लिए बलिदान दिया था। और कई स्पिरिट फूड को पकाने के लिए उच्च कल्टीवेशन स्तर की आवश्यकता होती थी। उस तरह वह सीनियर भैया के लिए और भी स्वादिष्ट खाना बना सकती थी। ये सोचकर कि आर्य उसके खाने पर कितना लालची होगा, अलीशा और भी मुस्कुराए। ईशानी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह स्टार लेवल प्राणी के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत करने जा रही थी। उस तरह वह अपने भाई से बहुत दूर नहीं होगी, है ना? लूजे ने फिर से कल्टीवेशन शुरू किया जब ललिता, ईशानी और एलिस अलीशा चली गईं। एक रात के संशोधन के बाद गॉड आर्ट को मिलाना बहुत आसान था।
कई बार ऐसा हुआ कि वह सफलता की सीमा पर था, हालांकि उस सीमा का मतलब अभी भी विफलता था। कल्टीवेशन की एक सुबह में आर्य ने विफलता का काफ़ी अनुभव जमा कर लिया था। उसने लापरवाही से कुछ नाश्ता किया और फिर अभ्यास जारी रखने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। 2 घंटे से अधिक समय के बाद कल्टीवेशन समाप्त हो गया। आर्य ने कल रात मारे गए विशाल हरे भेड़िए से मिले विंड क्रिस्टल बॉल का उपयोग विंड गॉड सीखते रहने के लिए किया। फिर उसने अपने शरीर और स्पिरिट फोर्स को कल्टीवेट करने के लिए हल्के लाल गोलों का उपयोग करना शुरू कर दिया। कल्टीवेशन के दौरान समय तेजी से बीत गया और धीरे धीरे रात हो गई। आर्य ने अपने शरीर में क्रिस्टल रंग के साथ साथ उमड़ती हुई स्पिरिट फोर्स को महसूस किया और मुस्कुराया। वह हर दिन सुधार कर रहा था। उसे इस तरह का जीवन पसंद था। ये बहुत अच्छा था। वह बिस्तर से नीचे उतरा और बाहर देखने से पहले अपनी पीठ तानी। सुनहरी धूप लगभग रात के अंधेरे से निगल ली गई थी। आर्य ने अपना सिर खुजलाया। ऐसा लग रहा था कि आज उसने बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर लिया है। क्या उन्होंने रात का खाना खा लिया था? वह वास्तव में अलीशा के व्यंजन खाना चाहता था। वह बाहर निकला और नीचे चला गया। आर्य ने आश्चर्य के साथ पाया कि आदित्य सोफे पर विक्रम के साथ बातें कर रहे थे। भाई आदित्य, मैं आपको बताता हूँ, ईशानी बचपन से ही समझदार रही है। उसके ग्रेड वास्तव में अच्छे हैं। मैंने कभी उसकी चिंता नहीं की। भाई विक्रम, मैं आपको बताता हूँ, मेरी अलीशा मेरा बहुत ख्याल रखती है। उसने पूरे मन से मेरा सारा खाना बनाना सीखा। वह इतनी अच्छी है कि मुझे शर्म आती है। हाँ, अलीशा बहुत सुंदर है। एक डैड के रूप में मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि बहुत से लोग उसे पसंद करेंगे। हाँ, अलीशा बहुत प्यारी है। ऐसा लगता है कि स्कूल में पहले से ही बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं। आर्य ने देखा कि ये दोनों अपनी बेटियों की तारीफ करते रहे। बेवकूफ़, वह हंसना भी चाहता था। वे कितने साल के थे? क्या वे और अधिक परिपक्व नहीं हो सकते? वे बेटियों की तुलना कर रहे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अलीशा के डैड उसके डैड के साथ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाएंगे। वे दोनों बेटियों पर नियंत्रण रखने वाले सनकी थे। उसने रसोई की दिशा में देखा। दरवाज़ा बंद था। ऐसा लग रहा था कि माँ और अलीशा अंदर थीं। वह सोच रहा था कि क्या अलीशा वहाँ थी। उसने सोफे पर बैठे दोनों पर एक नज़र डाली और उसका मुंह हिट गया। उसने उनके बगल में बैठने से मना कर दिया। वे अपनी बेटियों की जिस तरह तारीफ कर रहे थे, उससे वह शर्मिंदगी से मर रहा था। इस पल आदित्य ने आर्य को देखा और मुस्कान के साथ कहा, आर्य, तुमने कल्टीवेशन पूरा कर लिया। आदित्य आर्य को काफ़ी पसंद करते थे। उसकी प्रतिभा और चरित्र महान थे। वह मेहनती भी था। बेशक अलीशा के बारे में कोई समझौता नहीं था। विक्रम ने पहले आर्य को नोटिस नहीं किया था। वे मुड़े और मुस्कुराए। आओ आर्य, यहाँ बैठो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा स्टार लेवल के प्राणी के साथ इतना परिचित होगा। इससे उन्हें काफ़ी गर्व हुआ। दोनों को बुलाते देख आर्य केवल वहां जा सकता था। वह आदित्य को देखकर मुस्कुराया। अंकल, इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद। आदित्य के बगल में होने से वह अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा था। आदित्य मुस्कुराए, ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें अब अपने घर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मानव जाति को तुम्हारे जैसे युवा प्रोडिजी की ज़रूरत है। इस पल विक्रम ने आर्य को देखा और फिर आदित्य को। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्हें एक बेहतरीन विचार आया। उन्होंने ताली बजाई। भाई आदित्य, अलीशा वास्तव में एक अच्छी बच्ची है। वह समझदार, अच्छी दिखने वाली और एक अच्छी रसोइया है। आदित्य की आंखें तुरंत चमक उठीं जब उन्होंने विक्रम को संतोष के साथ देखा। ओहो, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है। तुम्हारी नज़रें तो हैं। आदित्य ने बहुत अच्छा और गर्व महसूस किया। हालांकि ठीक इसी पल विक्रम ने कहा, भाई आदित्य, मेरा आर्य भी बहुत अच्छा है ना। मैं डींग नहीं मार रहा हूँ। वह प्रतिभाशाली, हैंडसम और मेहनती है। उसमें कोई बुरी आदत नहीं है और उसमें बहुत क्षमता है। हालांकि मैं आपकी तुलना नहीं कर सकता। भाई आदित्य, क्या आपको नहीं लगता कि वह अलीशा के साथ रहने की कोशिश कर सकता है? अगर आर्य अलीशा के साथ होता तो वे निश्चिंत हो सकते थे। वे अलीशा को भी काफ़ी पसंद करते थे। वह वास्तव में एक प्रोडिजी था। आर्य, उसने इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। उसके डैड उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए इस हद तक चले गए। आदित्य, ओह शिट, कोई आश्चर्य नहीं कि विक्रम अचानक बदल गए। एक साजिश थी। वह मूल रूप से आज रात घर पर खाने की योजना बना रहा था, लेकिन अलीशा ने कहा कि वह आर्य इस बच्चे के लिए खाना बनाना चाहती थी, इसलिए वह आया। वह ऐसी चीज़ों के लिए कैसे सहमत हो सकता था? क्या वह सपना देख रहा है? वह मुस्कुराया और बोला, भाई विक्रम, अलीशा अभी बहुत छोटी है। ऐसी बातों के बारे में बात करने से पहले 100 साल इंतज़ार करो। फिर उसने आराम से कहा, भाई विक्रम, आर्य की प्रतिभा उत्कृष्ट है। आपको उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम का मुंह हैंग गया।
उसके लिए गर्लफ्रेंड न मिलने की चिंता कौन कर रहा था। उन्हें बस लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी लाडली बेटी छिन जाएगी। लेकिन चूंकि आदित्य का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वे मजबूर नहीं कर सकते थे। हालांकि आदित्य कल्पना से कहीं अधिक मिलनसार था, लेकिन उनके बीच का अंतर अभी भी था। उन्हें इसे धीरे धीरे प्लान करने की जरूरत थी। तीनों ने लापरवाही से बातें की और जल्द ही रसोई के दरवाजे खुले। हवा में एक तीव्र सुगंध तैर गई। इससे आर्य की आंखें चमक उठीं। सुनीता, ईशानी और अलीशा चमकता हुआ भोजन लेकर बाहर आईं। सुनीता ने सोफे पर बैठे तीनों को देखा और बुलाया, आओ खाना खाओ। रात के खाने के बाद आदित्य ने आर्य को देखा। आर्य, मेरे साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में चलो। तुम्हारे युद्ध के मैदान में जाने से पहले 1 महीना बाकी है। इस 1 महीने के दौरान मैं तुम्हें सिखाने के लिए सुबह और रात आऊँगा। उस तरह तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। आखिरकार आर्य अलीशा की सुरक्षा से जुड़ा था। फिर उसने अलीशा और ईशानी को देखा। तुम दोनों भी आओ। चूंकि अलीशा की गॉड आर्ट बैकलैश का समाधान हो गया है, तुम कल्टीवेशन शुरू कर सकती हो। ईशानी के पास आर्य की ऊर्जा की आपूर्ति है। तुम्हारी सभी क्षमताएं बहुत बड़ी हैं। मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा। अलीशा ने ये सुना और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मैं आखिरकार कल्टीवेशन कर सकती हूँ। सोर्स फ्लेम गॉड आर्ट के बैकलैश के कारण उसका कल्टीवेशन मार्शल वॉरियर लेवल 1 पर रुका हुआ था। अब वह आखिरकार कल्टीवेशन कर सकती थी। वह मजबूत होने वाली थी और उन सभी को वापस चुकाने वाली थी जिन्होंने उसके लिए बलिदान दिया था। और कई स्पिरिट फूड को पकाने के लिए उच्च कल्टीवेशन स्तर की आवश्यकता होती थी। उस तरह वह सीनियर भैया के लिए और भी स्वादिष्ट खाना बना सकती थी। ये सोचकर कि आर्य उसके खाने पर कितना लालची होगा, अलीशा और भी मुस्कुराए। ईशानी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह स्टार लेवल प्राणी के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत करने जा रही थी। उस तरह वह अपने भाई से बहुत दूर नहीं होगी, है ना? ट्रेनिंग ग्राउंड में रोशनी आसपास को रोशन करने के लिए पर्याप्त थी। आर्य और आदित्य एक दूसरे के सामने खड़े थे। ईशानी और अलीशा दोनों को किनारे से देख रहे थे। मानव जाति की सबसे शक्तिशाली ताकत 4 दिव्य थे। उनकी शक्ति कॉस्मिक सिस्टम स्टेट थी जो स्टार स्टेट से ऊपर थी। स्टार स्टेट 4 दिव्यों के नीचे सबसे मजबूत था। कोई सोच सकता है कि आदित्य कितने मजबूत थे। इतने शक्तिशाली प्राणी के सिखाने से आर्य भी बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। आदित्य अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। उसने अलीशा की प्रशंसा की नज़र को महसूस किया और गर्व महसूस किया। एक पिता के रूप में वह वास्तव में अपनी बेटी के लिए प्रशंसा की मूर्ति था। आर्य इससे बहुत दूर था। उसने एक ग्रैंड मास्टर के स्वभाव के साथ मुस्कुराया और धीरे से कहा, आर्य, ग्रेजुएशन ट्रायल को केवल कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन तुम्हारे शरीर की सतह पर स्पिरिट फोर्स घूम रही है। मेरा मानना है कि तुमने स्पिरिट मार्शल स्टेट में प्रवेश कर लिया है। इसलिए तुम्हारी शक्ति लगभग एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 3 या लेवल 4 होनी चाहिए, है ना? आर्य ने ये सुना और अपना सिर अजीब तरह से खुजलाया। उसके अपने अनुमानों के अनुसार उसकी शक्ति उससे परे होनी चाहिए। आखिरकार उसकी मार्शल आर्ट्स थोड़ी तेज कूदती लग रही थी। अन्य लोग कदम दर कदम चलते थे, लेकिन वर्तमान में वह मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट तक पहुंच गया था। इसके अलावा मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट में भी नश्वर शरीर को स्पिरिट बॉडी में बदलने के लिए अपच ओपनिंग स्टेट से स्पिरिट फोर्स का क्रमिक विस्तार होता प्रतीत होता था। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही एक स्पिरिट बॉडी था। उसे क्या करना चाहिए? ये देखते हुए कि आदित्य का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, आर्य सोच रहा था कि क्या उसे यह कहना चाहिए। अगर उसने ये कहा और आदित्य को शर्मिंदा किया तो क्या उसे पीटा जाएगा? आदित्य ने देखा कि आर्य नहीं बोला और सोचा कि आर्य देखे जाने को लेकर शर्मिंदा था। इस प्रकार उसने आत्मविश्वास के साथ बोलना जारी रखा, आर्य, चूंकि तुम पहले से ही मार्शल आर्ट्स वेबसाइट पर जा चुके हो, मेरा मानना है कि तुम स्पिरिट मार्शल स्टेट कल्टीवेशन के बारे में कुछ जानते हो। आदित्य फिर रुका और गर्व से बोला, लेकिन ये सामान्य लोगों का स्पिरिट मार्शल स्टेट है। प्रोडिजीज का स्पिरिट मार्शल स्टेट मजबूत होना चाहिए। तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स के हर कदम के लिए एक ठोस नींव होनी चाहिए। नींव जितनी अधिक होगी वह उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। तुमने पहला कदम बहुत अच्छा किया। तुम्हारे बॉडी रिफाइनमेंट सभी पूर्णता तक पहुंच गए हैं और तुमने मार्शल बॉडी भी विकसित कर ली है। तुम अगले कदम से पीछे नहीं रह सकते, जो स्पिरिट मार्शल स्टेट है। आर्य, उसे लगा कि आदित्य ने जो कहा वह उसके लिए पूरी तरह से बेकार था। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे यह कहना चाहिए? ये देखते हुए कि आदित्य कितना निवेशित था, आर्य उसे बीच में टोकने में शर्मिंदा महसूस कर रहा था। आर्य, मुझे नहीं पता कि क्या तुमने स्पिरिट मार्शल स्टेट के बाद के चरणों के बारे में सीखा है। स्पिरिट मार्शल स्टेट शरीर में ची को खींचना और स्पिरिट ची को डैंटियन में जमा करना है। तुम्हारा बॉडी रिफाइनमेंट स्तर जितना ऊंचा होगा, तुम स्पिरिट ची को उतना ही शुद्ध कर सकते हो। एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट स्पिरिट ची को तरल में बदल रहा है।
पानी की तरह बनो, एब्स्ट्रस और रहस्यमयी। आमतौर पर यदि मार्शल आर्टिस्ट्स गॉड आर्ट को जागृत करना चाहते हैं तो उनके पास सबसे बड़ा मौका तब होता है जब वे पहली बार एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट में प्रवेश करते हैं। कोर मार्शल स्टेट, स्पिरिट तरल को स्पिरिट कोर में बदल रहा है। तुम्हारे पास लगातार तोड़ने की क्षमता होगी, लेकिन ये केवल तभी होगा जब तुम्हारे पास पहले से अच्छी नींव हो और एक तारे की तरह चमकदार स्पिरिट कोर हो। फिर आदित्य ने आर्य को देखा जो डूबा हुआ था, साथ ही ईशानी और अलीशा को जो ध्यान से सुन रही थीं और मुस्कुराईं। अपचा ओपनिंग स्टेट पिछले वाले से बिल्कुल अलग है। ये बॉडी रिफाइनमेंट नींव के महत्व का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है। तुम्हारे बॉडी रिफाइनमेंट का स्तर जितना ऊंचा होगा तुम उतने ही अधिक अपचा खोल सकते हो। इस प्रकार तुम इन अपच में अधिक स्पिरिट कोर कल्टिवेट कर सकते हो। मानव शरीर में 810 अपच होते हैं। यदि तुम 360 से कम खोलते हो तो तुम्हें मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन वह सबसे साधारण मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट है। यंग ड्यूक स्तर के प्रोडिजीज के लिए वे 800 से कम अपच होने पर तोड़ना नहीं चुनेंगे। वे केवल तभी पूर्णता के करीब स्पिरिट बॉडी प्राप्त कर सकते हैं यदि उनके पास 800 से अधिक अपच हैं, और केवल तभी उन्हें स्टार स्टेट, कॉस्मिक सिस्टम स्टेट और इससे भी मजबूत अवस्थाओं का पीछा करने की अनुमति मिलेगी। आदित्य ने प्रशंसा की, यंग ड्यूक की मौजूदा पीढ़ी में केवल एक व्यक्ति ने सभी अपच खोले और वह नैना है। आदित्य ने तीनों को देखा। चूंकि तुम्हारे पास आर्य की ऊर्जा का समर्थन है, तुम सभी के लिए मेरी आवश्यकता पूर्ण अपच प्राप्त करना है। आदित्य ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? इस पल आर्य को लगा कि उसे बोलना होगा। वह थोड़ा चिंतित था। ओह माय, अपच इतने जटिल थे, क्या वह खत्म हो जाएगा? उसे ये भी नहीं पता था कि उसने कितने अपच खोले। क्या होगा अगर ये 360 से कम हो? उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, ओम अंकल, मुझे कुछ समस्या है। आदित्य थोड़ा मुस्कुराया। क्या समस्या है? शिक्षकों को किस तरह के छात्र सबसे अच्छे लगते थे? बेशक, जो छात्र प्रश्न पूछते थे, तभी उन्हें लगेगा कि वे हवा को नहीं पढ़ा रहे हैं। ईशानी और अलीशा ने भी आर्य को देखा, ये सोचकर कि वह क्या सवाल पूछेगा। आर्य अजीब तरह से मुस्कुराया और जवाब दिया, ऐसा लगता है कि मैं पहले से ही एक स्पिरिट बॉडी हूँ। आदित्य, ईशानी, अलीशा, माहौल शांत हो गया क्योंकि तीनों ने आर्य को देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। कुछ पलों बाद आदित्य ने पूछा, तुमने क्या कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। उसे निश्चित रूप से लगा कि उसने गलत सुना। इस कमीने ने अभी क्या कहा? स्पिरिट बॉडी? क्या ये स्पिरिट मार्शल स्टेट बॉडी का सरलीकरण है? उसे अचानक लगा कि नाम स्पिरिट बॉडी समस्याग्रस्त है। क्या उसे शिक्षा विभाग को पाठ्यपुस्तकें बदलने के लिए कहना चाहिए? आर्य का मुंह हैंट गया। आदित्य को इतना सन देखकर उसने शर्मिंदगी के साथ कहा, अंकल, ऐसा लगता है कि अब मेरे पूरे शरीर में स्पिरिट फोर्स है। यह मेरे डेंटियन या अपच में जमा नहीं है। माहौल फिर शांत हो गया। आदित्य का मुंह हैंट गया जब उसने चुपचाप आर्य को देखा। तो यह आदमी पहले इतना ध्यान से सुन रहा था। वह क्या सुन रहा था? आर्य ने अजीब तरह से कहा, अंकल, मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे नहीं पता कि जब मैंने तोड़ा तो मेरे पास कितने अपच थे। क्या मैं बिना कोई अपच खोले टूट गया होता? उसने सावधानी से पूछा, क्या मुझे अभी भी बचाया जा सकता है? आदित्य ने आर्य को देखा और अचानक अपनी छाती ढक ली। वह बात नहीं करना चाहता था। उसे अपनी छाती में दर्द महसूस हुआ। ईशानी और अलीशा भी ये सुनकर घबरा गईं। अलीशा ने चिंता से आदित्य को खींचा और कहा, पिताजी, सीनियर भैया की हालत क्या है? क्या वह ठीक हो जाएंगे? किसी कारण से अपनी बेटी को कितना चिंतित देखकर उसका दिल और भी दुखने लगा। ये बहुत अच्छा नहीं था। उसने अपने दांत भींचे और आर्य को पीटने की इच्छा का विरोध किया और कहा, उसने सभी अपच खोल दिए।